प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ करके आए होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान, और कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर था वो था प्रिय विद्यार्थियों पहला अध्याय। ठीक है, और उस अध्याय का नाम था रासायनिक, क्या था प्रिय विद्यार्थियों? इस अध्याय का पहले का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं एवं क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, यानी इस अध्याय का जो नाम था वह था प्रिय विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या है उसके एग्जाम्पल देकर के भी हमने समझा था। और उसके बाद में भी विद्यार्थियों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था आपके रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण था, उन दोनों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ ली, उसके उदाहरण पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उसके एज एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? यहाँ हमारी जो क्लास है वो क्लास क्या है? 10th है। ठीक है, या 10 क्लास है, 10वीं। ठीक है ना? हाँ, हम पढ़ रहे हैं वो 10वीं की विज्ञान है। अब ध्यान देने योग्य बात है, अब जो हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ तक जितना पढ़ाया उसमें से किसी को दिक्कत हो तो कोई मुझे बताए कमेंट करके, नहीं तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? अभिक्रियाओं के प्रकार। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है विद्यार्थियों? अभिक्रियाओं के प्रकार। ध्यान देना कि अभिक्रियाएं हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो इस आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उस हिसाब से देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थी अभिक्रियाओं को 4 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं? जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कई ऐसे परमाणु अणु यौगिक होते हैं जो आपस में जुड़ करके नई एक क्रिया बनाते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जब जुड़ करके एक नया पदार्थ बनते हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना, ये जो नाम है इस नाम के अंतर्गत ही परिभाषा समाहित है, लेकिन बात देर इस बात की है कि हमें इस हर एक चीज को समझना है। ठीक है, जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसी में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। संयोजन का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थी जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ, परमाणु या अणु मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, इसको जब हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब है संयोजन अभिक्रिया। तो यहां तक बात क्लियर होगी कि संयोजन, जहां भी संयोजन शब्द आएगा, संयोजन अभिक्रिया होगी, वहां दो या दो से अधिक परमाणु होंगे, अणु भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? वो आपस में मिलेंगे, मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब दूसरी चीजें लिखेंगे बाद में। ठीक है, बाद में लिखेंगे, एक बार समझ लेते हैं। ये हमारी संयोजन होगी। ठीक है, और दूसरी आपकी है प्रिय विद्यार्थी वो है अपघटन या विघटन। दूसरी है, उसका नाम क्या है? वो है अपघटन या विघटन। अपघटन या विघटन अभिक्रिया, बस हर एक क्रिया या हर एक टाइप में उसके नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, बस समझने की जरूरत है। कैसे? इसका मतलब अपघटन, अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, टूटना या बंटना। जो अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या बंटना, इसका मतलब होता है कि कोई एक आधा यौगिक होगा
या कोई एक आधा अणु होगा वह टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके अलग अलग उत्पाद बनाएगा। इस प्रकार की जो घटना होगी या इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, उस हम रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे विघटन या अपघटन अभिक्रिया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यहां तक कोई डाउट? क्योंकि नाम से ही परिभाषा निकल कर आई, अपघटन विघटन। अपघटन का मतलब टूटना, टूटेगा क्या? कोई यौगिक होगा, ठीक है, कोई यौगिक होगा, वो यौगिक कुछ न कुछ रिएक्शन करेगा, उष्मा वगैरह जो भी है कुछ पा करके, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? टूटेगा। टूटेगा तो कुछ नए उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना, नए उत्पाद बनेंगे। नए उत्पाद एक या एक से अधिक भी बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो यानी कोई भी पदार्थ या कोई यौगिक टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, विघटित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है या नए उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थी, क्या कहेंगे? अपघटन या विघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपघटन या विघटन अभिक्रिया। यहां तक किसी को दिक्कत? इसको हम अंग्रेजी में बात करें तो कहते हैं डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गया दूसरा टाइप, ठीक है। अब तीसरे टाइप की हम बात करें प्रिय विद्यार्थी, किसकी? तीसरे टाइप की। यानी हमने 4 टाइप बताए थे अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है प्रिय विद्यार्थियों विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान दें, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इस विस्थापन का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसको जब हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जहां भी होगी वहां क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कोई पदार्थ होगा या कोई अणु होगा। जैसे कोई यौगिक होगा, उस यौगिक के अंतर्गत पदार्थ या अणु होंगे। अब क्या करेगा? एक अणु है उस दूसरे अणु को विस्थापित करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो जैसे माना कि ये क्या है? ए है, ठीक है। ए और बी आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं, ठीक है। तो क्या उत्पाद बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? ए बी उत्पाद बनेगा। अब ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ए बी और सी डी, ठीक है। यानी ए बी अभिक्रिया में उत्पाद है वो क्रिया करके सी डी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि ए है वो सी के साथ क्रिया करेगा और जिससे बी और डी यानी इसके स्थान है प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार यदि एक पर किसी भी यौगिक या पदार्थ के अंतर्गत उपस्थित अणु यदि दूसरे अणु को विस्थापित कर देता है, यानी वहां से हटा करके उसकी जगह स्वयं बैठ जाता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि हम जो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, उस अभिक्रियाओं के प्रकार में प्रिय विद्यार्थी एक चीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्रियाओं के प्रकार में एक चीज पढ़ रहे हैं, वो है तीसरा टाइप विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को वहां से हटा करके उसकी जगह स्वयं स्थान लेता है, तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। हाँ, कोई तत्व हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कई बार यौगिक भी होते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, उदाहरण के तौर पर हम समझें प्रिय विद्यार्थियों, कैसे? जैसे यहां प्रिय बात डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये क्या है? जिंक,
ठीक है। और जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट के साथ यदि जिंक को मिलाया जाता है तो आगे जाकर के ये जिंक है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और इस कॉपर को बाहर धकेल देगा, जिसकी वजह से ये कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, यहाँ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही जिंक आया तो जिंक ने इस कॉपर को धक्का मार के आगे निकाल दिया, ये स्वयं उस जिंक की जगह अब कॉपर की जगह बैठ गया, ठीक है। तो आपकी क्रिया क्या बनेगी? Zn प्लस कॉपर सल्फेट या जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है ना। इस प्रकार की आपकी रिएक्शन हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। ये है टेम्परेचर का निशान। अब आगे है प्रिय विद्यार्थियों, वो है चौथी है, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? वही होगा जो विस्थापन में हो रहा था, लेकिन वहां यौगिक एक था, यहाँ दो यौगिक होंगे, दोनों आपस में अपना अपना स्थान है वो परिवर्तित कर देंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे? उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे दो यौगिक हैं, जैसे प्रिय विद्यार्थियों उदाहरण के तौर पर देखें तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। ये सोडियम सल्फेट के साथ में बेरियम क्लोराइड की प्रिय विद्यार्थियों अभिक्रिया करवाई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, या किसी पात्र में डाला जाता है सोडियम सल्फेट के साथ में बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो होगा ये जो बेरियम है, इस बेरियम के साथ ये सल्फेट वाला जुड़ जाएगा ऐसा, और ये क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड सोडियम जुड़ जाएगा। इसका मतलब इसके साथ क्या बनेगा? एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा, प्लस बचा क्या? NaCl, ठीक है। ये NaCl है, ये इसका निर्माण होगा, इसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों नमक। क्या कहते हैं? खाने वाला नमक, साल्ट। और इस प्रकार आपका जो है ये दोनों में से, यानी यहाँ आप देख रहे हो जिंक है अकेला इस कॉपर को अलग कर रहा था, लेकिन ये दोनों रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। इसका सोडियम है वो हो जाएगा, इसका बेरियम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में रिप्लेस होंगे, तो क्या होगा? सोडियम के साथ में क्लोराइड जुड़ जाएगा ये वाला, और बेरियम के साथ में ये वाला सल्फेट जुड़ जाएगा। तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड या नमक का निर्माण होगा। इस प्रकार की घटना, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर के अपने अपने स्थानों को परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार की घटना को या दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर के अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कब? यौगिक दो या दो से अधिक होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, दो यौगिक है या दो से अधिक यौगिक जब, लेकिन हम द्विविस्थापन पढ़ रहे हैं तो दो यौगिक परस्पर अपने आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने अपनी जगह चेंज कर देते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, तो उसके फलस्वरूप बना जो यौगिक है। इस प्रकार की पूरी घटना है। इस घटनाक्रम को या इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं है कोई दिक्कत? अब आइए हम इसको लिखते हैं। अब लिखते हैं मेरे विद्यार्थी, इसको परिभाषित करते हैं।
परीक्षा में हमें परिभाषाएं काम आएगी, इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ वह प्रिय विद्यार्थियों आप भी अपनी नोटबुक में लिख करके नोट्स बनाए साथ में, ताकि आपको परीक्षा में पढ़ना आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपघटन या अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसमें सबसे पहला लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों वह है एक नंबर है, वह क्या है? एक नंबर है प्रिय विद्यार्थियों वह है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा तो हमने अभी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी प्रिय विद्यार्थियों? इस अभिक्रिया को हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को या संयोजन अभिक्रिया को? पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु मिलकर के ये नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ या हम कोष्टक में लिखेंगे अणु। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या प्रिय विद्यार्थियों? मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो यानी दो या दो से अधिक करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? यानी दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे या इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे जैसे A प्लस B मिलकर के क्या बना रहे हैं? C प्लस D। ठीक है, A और B मिलते हैं तो क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों? जो उत्पाद है प्रिय विद्यार्थियों वो बनेगा AB। ठीक है, यानी A और B मिलेंगे तो नया उत्पाद बनेगा AB। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब उदाहरण के तौर पर देखें प्रिय विद्यार्थियों, क्या देखें? जैसे संयोजन में क्या होगा? कोई भी परमाणु अणु जो मिलकर के जुड़ते हैं तो संयोजन में होगा प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया प्रिय विद्यार्थियों जल या पानी के साथ करवा दी जाए। किसके साथ? जल या पानी के साथ, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु बनेंगे। ठीक है ना, क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड था ही, उसके साथ में हमने जल मिलाया, जल से अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके प्रिय विद्यार्थी उत्पाद बना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है ना, वो भी कितने अणु? दो अणु। तो ये होगा प्रिय विद्यार्थियों अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। और ये जो फलस्वरूप क्रिया के फलस्वरूप बनेगा इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और दूसरा होता है उसमें एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। ध्यान रखना। तो ये अभिकारक है और ये फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है इसको हम कहेंगे उत्पाद। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं?
अगला जो प्रिय विद्यार्थी परिभाषा है वो है बी परिभाषा। बी परिभाषा क्या है आपकी, वह है प्रिय विद्यार्थी, आपकी बुक्स वाले ने क्या दे रखा है देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया में। दूसरा उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे इसने दे रखा कार्बन है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उत्पाद बनता है, ठीक है। तो ये अभी उत्पाद है और ये क्या है, ये अभिकारक है। अभिक्रिया होने से पहले जो भाग लेते हैं, भाग लेने पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है पदार्थ उसको हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगली संयोजन की बात करें तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के यदि आधिक्य में करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के एक तो बनाती है CaCO3, ठीक है। क्या बनाती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और प्लस में क्या बनाती है, जल यानी पानी का निर्माण करती है, ध्यान रखना इसका, पानी का। और ये पानी होता है, ये किस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ध्यान रखना जो भी पदार्थ है उनके कोष्टक में आप उसकी अवस्थाएं या स्टेज लिखते हो तो ये सोने पर सुहागा है विज्ञान में, यानी एग्जामिनर देखेगा कि इन बच्चों को, 10वीं के बच्चों को विज्ञान में बहुत अच्छा नॉलेज है। ये एल का मतलब लिक्विड, पानी लिक्विड होता है, द्रव होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है ये ठोस होता है। आपने देखा होगा मुर्गी का जो अंडा है, उस मुर्गी के अंडे का जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कई बार पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि मुर्गी के अंडे के ऊपर पाया जाने वाला जो कठोर कवच है वो किसका बना होता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यानी चूने पत्थर का। यहां तक कोई दिक्कत है प्रिय विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यानी संयोजन में बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो, ठीक है। जो दूसरा बुक्स वाले ने उदाहरण दे रखा है आपको, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। इस हाइड्रोजन की क्रिया यदि इस ऑक्सीजन गैसीय अवस्था से कराई जाती है प्रिय विद्यार्थियों, ये अभिकारक जब भाग लेंगे अभिक्रिया में तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो बनेगा H2O। H2O किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, यानी द्रव अवस्था में होगा। तो ये अभिकारक हो जाएंगे और बनने वाला जो है पदार्थ उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए 2H2 है तो इधर भी 2H2O बन जाएंगे, ठीक है। जल के दो अणुओं का निर्माण होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अगला है विद्यार्थी, वो है आपका, हम लेंगे परिभाषा, ये लिख दिया पूरा, लिख लेना। अब अगली जो है वो हम लेंगे संयोजन के बाद में क्या थी, विघटन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अगला हम लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों अपघटन या विखंडन अभिक्रिया। बी है हमारा, वो है अपघटन या विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन या विखंडन अभिक्रिया प्रिय विद्यार्थियों, अपघटन और विखंडन के अंतर्गत आप देखोगे तो इस घटना के अंतर्गत मैंने कहा कोई भी एक पदार्थ होगा, वो पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में बंट करके एक नए उत्पाद का या नए उत्पाद या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है।
दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस घटना को हम कहेंगे विखंडन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, अपघटन या विखंडन रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लिखेंगे कोई भी पदार्थ टूट करके नए पदार्थ कोष्ठक में लिखेंगे उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस घटना को करता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई एक पदार्थ होगा, वो पदार्थ क्या करेगा? मौलिक अवयवों में टूट जाएगा और टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब अपघटन की अभिक्रिया में उदाहरण लिया जाए तो ध्यान रखना, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिय विद्यार्थियों अणु है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का अणु है। यह क्या करेगा प्रिय विद्यार्थियों? यह टूटेगा तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये गैस निकलेगी। इसकी अवस्था लिखोगे तो ये है गैस। और इस एरो का मतलब होता है गैस जब भी निकलती है तो एनवायरमेंट में डाली जाती है, इसलिए गैसीय प्रोडक्शन जहां भी बने तो उसको इस प्रकार के एरो से, इस प्रकार के तीर से आप बनाओगे। ठीक है ना? हाँ, तो क्या ये इसके साथ वाला ऑक्सीजन था वो इसके साथ जुड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ में कार्बन और दो ऑक्सीजन का अणु है, ये मिलकर के गैस का निर्माण करेंगे, कार्बन डाई गैस। ठीक है ना, जो कल कारखानों, चिमनियों आदि के धुएं से निकलती है। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है प्रिय विद्यार्थी। तो हम आगे देखते हैं। दूसरा, आपके बुक्स वाले ने क्या उदाहरण दे रखा है? बुक्स वाले ने आपके अपघटन अभिक्रिया में जैसे दे रखा है फेरस सल्फेट, उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है उसने FeSO4। ठीक है, जब फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट कौन सी अवस्था है प्रिय विद्यार्थियों? ये फेरस सल्फेट के 2 अणु है, ये सॉलिड अवस्था है यानी ठोस अवस्था है। ठीक है, जब इसको ताप दिया जाता है यानी बाहर से कुछ हीट दिया जाता है, हीट देने के फलस्वरूप ये क्या करेगा प्रिय विद्यार्थियों? ये है फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है वो प्रिय विद्यार्थियों क्या है? ये एक सॉलिड अवस्था है। क्या है? सॉलिड अवस्था है। और प्लस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो बनेगी, ये गैसीय अवस्था में। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो भी गैसीय अवस्था में एनवायरमेंट में मुक्त हो जाएगी। यानी जब भी फेरस के अणुओं को या फेरस सल्फेट के अणुओं को प्रिय विद्यार्थियों जब हीट देते हो या बाह्य टेम्परेचर या बाह्य ताप देते हो तो ये विघटित हो जाता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है ना, 2 अणु होते हैं उसको डाई कहते हैं, 3 होते हैं उसको ट्राई कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी परमाणु है उस परमाणु का अणु एक होता है, संख्या में 1 मोनो, 2 तो हम कहेंगे इसको डाई, 3 अणु होते हैं ट्राई, 4 होते हैं टेट्रा, क्या टेट्रा, 5 होते हैं पेंटा, 6 अणु होते हैं तो हेक्सा। ठीक है, हेक्सा, 7 होते हैं हेप्टा, 8 होते हैं ओक्टो और 9 होते हैं तो नैनो और 10 होते हैं तो डेको या डेका। ठीक है, ये जो परमाणु यौगिक में उपस्थित जो परमाणु की संख्या है उसको
हम कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इसके साथ में 2 ऑक्सीजन अणु है तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अणु है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर के 4 होते तो सल्फर टेट्रा ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने परमाणु है उसकी संख्या के आगे इस प्रकार का उपसर्ग लगेगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? फिर आपकी बुक्स वाले ने उदाहरण दे रखा है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट वाला हमने लेके देख लिया। और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चूना, ठीक है। क्या इसको हम कहते हैं चूना पत्थर। तो ध्यान रखना आपके परीक्षा में आ सकता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम कुजा हुआ चूना, ठीक है। मैंने कहा जब भी हम पहले पुराने घर होते थे उन घरों की दीवार, कच्चे घरों की दीवार पर जो सैडी या चूना लगाते थे उसका कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये था बुझा हुआ चूना। दूसरा उदाहरण दे रखा है उसने 2Pb 2PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब जो ये लेड नाइट्रेट जो पदार्थ है प्रिय विद्यार्थियों, लेड नाइट्रेट के अंतर्गत क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट को बाहर से यदि ऊष्मा या ताप दोगे तो ये प्रिय विद्यार्थियों किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा लेड नाइट्रेट, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड में, 2BbO, ठीक है। एक तो लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, और लेड ऑक्साइड के साथ साथ में अगला जो उत्पाद बनेगा वह बनेगा 4 है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु गैसीय रूप में मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में ऑक्सीजन का एक अणु है वह भी गैसीय अवस्था में एनवायरमेंट में मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये एरो का निशान बार बार इसलिए दर्शा रहे क्योंकि गैसें जब भी निकलती है किसी अभिक्रिया के दरमियान तो गैसें एनवायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, समाहित हो जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे प्रिय विद्यार्थियों तीसरा है, तीसरी जो परिभाषा हमारी वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया उसको हम लेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या लेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान देना विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो विस्थापन अभिक्रिया प्रिय विद्यार्थियों, इस विस्थापन अभिक्रिया में मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके उसकी जगह यदि स्थान लेता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे कोई एक या वह रासायनिक अभिक्रिया, बढ़िया परिभाषा लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, कोष्टक में लिखना पदार्थ, कोई तत्व या पदार्थ दूसरे तत्व या पदार्थ को हटाकर उसकी जगह लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं। अब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उदाहरण के तौर पर हम देखें, ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे ये जिंक सल्फेट है, जिंक है, इस जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करवाई जाती है, तो ये क्या करता है, एक तो कॉपर सल्फेट बनता है, ठीक है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, तो एक तो बनता है प्रिय विद्यार्थी जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस में कॉपर है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, जिंक आया, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके इस कॉपर को धक्का मारा तो कॉपर बाहर निकल गया, इस कॉपर की जगह जिंक खुद बैठ गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिकारक है और ये जो है प्रिय विद्यार्थी ये है उत्पाद है। उत्पाद में आप देखोगे जहां तो जिंक था और कॉपर सल्फेट था, यहाँ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है ना, ये अलग आप हिंदी में इसके नाम लिख लेना। ठीक है, मैं बोल बोल के कह रहा हूं, आप कॉपी में नोट्स बनाते समय इसको लिख लिया करें। ये विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में आपकी बुक्स वाले ने क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। एक तो कॉपर सल्फेट वाला लिया है, दूसरा और उसने लिया है फेरस यानी लोहा। ठीक है, और लोहे के साथ साथ में कॉपर सल्फेट की क्रिया करवाई जाती है, तो ये आगे जाकर के बनता है प्रिय विद्यार्थियों फेरस सल्फेट प्लस कॉपर है वो अलग हो जाता है। ठीक है ना, यानी ये आयरन सल्फेट हो गया या फेरस सल्फेट हो गया, और यहाँ फेरस और कॉपर सल्फेट था। ठीक है, लेकिन यहाँ फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है पीबी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो PbCl2 बनता है, और उसके साथ साथ में जो कॉपर है इससे अलग हो जाता है, यानी ये लेड है, इस कॉपर को धक्का मार करके निकाल देता है, इसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, ये बनेगा कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड तो था ही पहले। ठीक है ना, और उसके साथ लेड क्रिया करेगी तो लेड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, और प्लस कॉपर है वह सॉलिड अवस्था में अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है प्रिय विद्यार्थियों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान देना, द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चलता है परिभाषा का। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में मैंने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, तो इस घटना को, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये ठीक है ना, तो हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, लकीरें आप खींचते रहना। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आयनों का, किसका, आयनों का आदान प्रदान क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे या उस अभिक्रिया को उसे
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है डाउट कोई परिभाषा, हमने पहले समझ लिया था, दोबारा समझ करके दोबारा से इसको ये परिभाषिक तौर पर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हो प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको तो हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभिकारक। और फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। तो ये बनेगा, एक तो बनेगा प्रिय विद्यार्थी, वो बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं नमक। क्या? नमक। ये नमक बनेगा साथ साथ में। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आपकी इस अभिक्रिया में किन किन चीजों का जिक्र किया गया बुक्स में? कोई दिक्कत नहीं। ये थी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको परिभाषा के तौर पर लिखोगे तो लिखोगे कि सोडियम सल्फेट की क्रिया जब किसी बीकर में बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है और उसमें बाह्य ताप दिया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण होता है। इस घटना को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है। ये होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम आगे बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज बची है। वह चीज क्या है? वह है प्रिय विद्यार्थियों, एक तो शब्द आया था बीच में ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया और एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक और आया था ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार देखें तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं वो प्रिय विद्यार्थी दो प्रकार की होती है। कौन सी? दो प्रकार की। पहली है प्रिय विद्यार्थी वह है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, तो उससे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा निकलना ऊष्मा का। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल के तौर पर लो प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या लोगे? मेथेन की क्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ करवाती है, क्या? CH4। ठीक है, जो गैसीय अवस्था में होती है। मेथेन की क्रिया की ऑक्सीजन यानी गैसीय अवस्था के गैसों से वापस क्रिया करवाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों। मेथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो प्रिय विद्यार्थी उत्पाद बनता है। एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, और दूसरा बनता है प्रिय विद्यार्थियों साथ में 2H2O, यानी दो जल के अणु बनते हैं। ठीक है, और ये किस अवस्था में होते हैं, जल लिक्विड अवस्था में होता है। और साथ साथ में ऊर्जा है वह क्या होती है, मुक्त होती है, यानी इन्वायरमेंट में ऊर्जा है मुक्त होती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दरम्यान या अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार की हम घटना को या इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उष्मा क्षैतिज रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप समीकरण से देख सकते हो कि मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है, और साथ में ऊर्जा है वो एनवायरमेंट में क्या होती है, मुक्त होती है प्रिय विद्यार्थी, यानी निकल जाती है। ठीक है ना, उत्सर्जित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहेंगे उष्मा क्षैतिज रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा, वो है ऊष्मा शोषी। क्या है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी नाम से पता चला है कि अभिक्रिया के दरम्यान ऊष्मा का क्या हो रहा है, अभिक्रिया के दरम्यान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ध्यान देना, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा शोषित कर दी जाती है, अवशोषण होता है, तो उसे प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है ना, हाँ, बार बार रासायनिक करने से कोई फायदा नहीं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब जो अंतिम बचा है जो तो हमारा टॉपिक विद्यार्थियों, वह हमारा जो टॉपिक है क्या है, वह है ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक की क्लास लंबी वैसे हो चुकी है, लेकिन लास्ट टॉपिक है इसलिए हम इस क्लास में समाप्त करेंगे। अगली क्लास है वो लेंगे इसके प्रश्न उत्तर की। ठीक है ना, क्या लेंगे, क्वेश्चन उत्तर की। ठीक है ना, हाँ। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वह है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, और आप ध्यान रखना जहां जहां भी ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होती है तो उस अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कब, जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही जगह दिखाई देती है, साथ साथ दिखाई देती है, एक ही पात्र में दोनों चीजें होने लगती है, तो इसको कॉमनली हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है, अब ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी ऑक्सीकरण और अपचयन में सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नाम से पता चला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन का जुड़ना, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। प्रिय विद्यार्थी, निष्कासन का मतलब आता है निकलना, ठीक है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो प्रिय विद्यार्थियों होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जहां निष्कासन होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं प्रिय विद्यार्थियों ऑक्सीकरण में? यानी वह रासायनिक, आपकी बुक्स में कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना था हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों वह है अपचयन, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया, प्रिय विद्यार्थियों क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे? उसे हम अपचयन कहते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखिए। और जहां भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है उसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थी रेडॉक्स। क्या कहेंगे? तीसरी है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कई बार पूछा जाता है प्रश्न 1-2 नंबर का कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया प्रिय विद्यार्थियों, इस रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलेगी, ठीक है। तो लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है तो उसे प्रिय विद्यार्थियों रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। दोनों साथ साथ संपन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है वो दोनों साथ साथ संपन्न होती है। कैसे? जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, उदाहरण के तौर पर देखें प्रिय विद्यार्थियों तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया यदि हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्पाद बनेगा वह कॉपर अलग हो जाएगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो एक तो हो रहा है अपचयन, ठीक है, और अपचयन हो रहा है, और दूसरा साथ साथ में क्या हो जाएगा, ये H2O, यानी यहाँ हाइड्रोजन है वो इसके साथ साथ में क्या हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यानी यहां से जो हुआ प्रिय विद्यार्थियों, कहां से, यहां से जो ये ऑक्सीजन अलग हुआ, इस ऑक्सीजन अलग होने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको कहते हैं अपचयन, ऑक्सीजन का टूटना, और इस हाइड्रोजन का, यानी ये हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, तो यह जल के अणु निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, यहां हम कहेंगे अपचयन, ये अपचयन हो रहा है और यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। या ये यहां से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है विद्यार्थियों, ये यहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन किसी के अंतर्गत जुड़ता है तो इस घटना को हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों अपचयन, क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ में जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन है वो हमेशा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहां आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपके ऑक्सीजन है वो टूट रहा है, जहां भी ऑक्सीजन टूटेगा वहां क्या होगा, वहां भी अपचयन होगा, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार आपकी अभिक्रियाएं हैं वह हो रही है, ठीक है। ये भी अपचयन हो रही है, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे विद्यार्थी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों घटना एक साथ हो रही है, इस घटना को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है, तो यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। तो एक होती है विकृत गंधिता, अब अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का प्रिय विद्यार्थी मतलब क्या होता है, विकृत गंधिता का मतलब होता है, जैसे आपने अचार वगैरह देखा होगा, जब बनाते हैं तो उसमें सुगंध है वो बहुत अच्छी खासी आती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसको डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसकी गंध है वो विलुप्त होती जाती है ना। तो किसी भी पदार्थ को ज्यादा समय तक संरक्षित रखने के कारण उसकी गंध है वो विलुप्त होती है, या गंध है फीकी पड़ जाती है। इस गंध फीकी करने की घटना है, इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है ना। यानी गंध व स्वाद में कमी आना, ठीक है, गंध व स्वाद में कमी आना ही विकृत गंधिता कहलाता है। इस प्रकार आपका जो ये दूसरा अध्याय, पहला अध्याय था विद्यार्थी 10वीं का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, इसको हमने बारीकी से पढ़ा। इसमें किसी भी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप सादर आमंत्रित है, नहीं तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कि आप कौन हो, कहां से हो, किस स्कूल से बिलोंग करते हो, ताकि हमें पता चले कि किस विद्यालय से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक इन्फॉर्मेशन समय पर आपको मिलती रहे। और आज की क्लास में बस इतना ही। आप दबा के इसे शेयर कीजिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।